गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो 8:30 बजे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि क्लास में मेरी एंट्री हो गई है। 8:30 बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो कुछ टेक्निकल इश्यू है इसमें। अभी गारंटी नहीं है इस बात की कि आगे लेट नहीं होगा। इस पे काम हो रहा है तो हम लोग लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एकदम राइट टाइम पे क्लास में मैं होता हूँ और आधे घंटे पहले हम लोग क्लास में आ जाते हैं, मतलब ऑफिस में आ जाते हैं आधे घंटे पहले। 8 बजे शार्प में अपने ऑफिस में। तो ये विलम्ब टेक्निकल इशू की वजह से है। तो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 10 मिनट पहले इसको शायद लाइव किया है तो राइट टाइम पे ये सेट हो गया है, वरना 8-9 मिनट की गैप इसमें आती है। क्यों आती है ये समझ नहीं आता है। तो खैर दोस्तों, तो कल की क्लास तक हम लोगों ने मनी और बैंकिंग, जो आरबीआई और बैंकों के बीच में, आरबीआई वर्सेस, वर्सेस का मतलब बनाम होता है आरबीआई वर्सेस बैंक्स, वाली जो ब्याज दरें हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। जैसे कि बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ रेट, एमएसएफ रेट। ये जितनी भी रेटें हैं उसमें एक तरफ आरबीआई होता है, तो बैंक्स होते हैं। और इसमें जो बैंक रेट है, रेपो रेट है और एमएसएफ रेट है, ये तीन जो रेटें हैं, ये रेट, इन रेट्स के आधार पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है, ठीक है। और इन दो के आधार पे वो एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट पे वो डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट करता है। और ये तीनों, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तीन जो है, एक दो तीन, इन पे वो उधार देता है और इनके ऊपर जमा करता है। कम से कम इतना बेसिक नॉलेज तो आपको रखना चाहिए। बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ आर थ्री lending rates to be charged by the RBI from the banks। सब में अलग अलग सिस्टम है। बैंक रेट में कॉमर्शियल बिल यूज होते हैं, मैंने आपको बोला, और ये भारत में काम नहीं करती है खास। बैंक रेट कोई विशेष कार्य नहीं कर पाती है। इट इज नॉट इफेक्टिव। वाई? बिकॉज ट्रेडर्स डू नॉट मच यूज कॉमर्शियल बिल्स फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स और मनी। तो ये बहुत काम नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, रेपो रेट में चेंज करते हैं। रेपो रेट को मेन पॉलिसी रेट माना गया है इंडिया के अंदर, और रेपो रेट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूज होते हैं, इसमें कॉमर्शियल बिल्स यूज होते हैं, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूज। इसमें कॉमर्शियल बिल को वापस लेने का वादा नहीं होता है, इसमें रीपर्चेज रहता है कि जो बॉन्ड्स कोई बैंक आरबीआई को दे रहा है तो वो उसे वापस ले लेगा, रीपर्चेज कर लेगा, ये इसमें होता है, राइट। और बाकी डिटेल्स मैंने आपको दे रखी है इस तरह से। एमएसएफ रेट ओवरनाइट की रेट है, केवल ओवरनाइट के लिए मिलता है, थोड़ी ज़्यादा रहती है रेपो रेट से। 25 आधार बिंदु इसको आरबीआई ऊपर रखता है। इस तरह की बातें मैंने पिछले वीडियोस में आपसे कही थी। रिवर्स रेपो रेट जो है, इसमें आरबीआई बैंकों को बॉन्ड्स जमा कराता है और बैंक आरबीआई को पैसा जमा करा देते हैं। और कोलेटरल एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था कि कोलेटरल्स होते हैं, इसमें भी कोलेटरल होता है, इसमें भी होता है, और रिवर्स रेपो रेट में भी होता है। कोलेटरल किसको कहते हैं?
जो कुछ रखते हो आप उसको कोलेटरल कहते हैं। गाँव में भी आपने देखा होगा कि लोग सोना चांदी के आभूषण गिरवी रखकर धन उधार लेते हैं। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो। तो कोई भी इशारा पकड़ लो आप, जिससे आपके लिए आसानी हो जाती है, वो कोई इशारा आप पकड़ लो, तो वो समझ सकती शक्ति बढ़ जाती है उसमें। तो ऐसा है। तो इसमें भी कमर्शियल बिल रहते हैं, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड रहते हैं, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड रहते हैं। लेकिन एसडीएफ रेट इसमें सबसे नया है, जो मैंने आपको कहा था ये वाला। और 2022 में ही इसको शुरू किया था आरबीआई। और उर्जित पटेल कमेटी ने इसका सजेशन दिया था। ओवरनाइट के लिए जमा होता है पैसा इसमें, और इसकी ये रेट भी अच्छी खासी होती है। रेपो रेट से 25 आधार बिंदु कम ही रहती है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है तो 3.35%, इसको एफ ट्रिपल आर बी कहते हैं। ये बहुत कम है, ये अच्छी है। तो बैंक्स को अगर जमा कराना होगा तो इसी पे कराएंगे। और फिर मैंने आपको रेट कॉरिडोर बताया था। कॉरिडोर का मतलब जिस पे चल सकते हो, गलियारा जिसको हम कह सकते हैं, एक सांकेतिक भाषा है। और रेट की जो मूवमेंट होगी वो कितनी रेंज में होगी, तो इसको तकनीकी भाषा में क्या बोल दिया जाता है, रेट कॉरिडोर कह दिया जाता है। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन शब्दावली आपकी अच्छी होनी चाहिए। और पीटी की परीक्षा में वो इस तरह के टर्म डालेंगे तो आप उसको कर सको। और जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इंग्लिश पे भी ध्यान दें। ये हम एज ए टीचर आपको मेरी राय है। बाकी पालना और अनुपालना ये तो आपके हाथ में। पेपर देखो आप पुराने, और हिंदी वर्जन देखो, इंग्लिश वर्जन देखो, तो उसमें हिंदी बहुत अलग तरह से कर दी जाती है, जिस पर मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूँ। तो अगर सफलता सुनिश्चित करनी है, तो टेक्निकल विषयों में इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और एक आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे इंग्लिश वाली साइड को पढ़ना आना चाहिए। भले ही आप इंग्लिश में लिख ना सको, बोल ना सको, लेकिन वो पढ़ने आना। इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस, उनमें ये है। इसलिए नहीं कि मैं अपना बचाव कर रहा हूँ, मैं तो दोनों भाषाओं में जितनी मेरी कोशिश है मैं काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये आरबीआई वर्सेस बैंक्स का मैटर हमने खत्म कर दिया। और अब जो दरें हम पढ़ेंगे, आप न क्रमिकता आगे से आगे बढ़ाते जाएँ, लेकिन अब जो दरें हम पढ़ेंगे वो कौन-सी? एक तरफ बैंक्स होंगे वर्सेस एक तरफ कस्टमर्स होंगे, जो मैं कल की क्लास में लास्ट में। और आई विल बी एब्सेंट टुमारोज़ क्लास, आई विल बी ऑन लीव, जैसे कि मैं पहले ही आपको निवेदन कर चुका हूँ एडवांस में कि 4 तारीख को और 10 तारीख को। तो कुछ इमरजेंसी कारण है जिस मेरे को टाइमिंग के हिसाब से, मतलब कुछ ऐसे मैटर है तो जाना होगा, इसलिए मैं क्लास नहीं ले। आप अपने संज्ञान में इसे बैंक्स बैंक्स वर्सेस कस्टमर, ये वाली जो रेटें हैं, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। जिससे आपने कई बार सुना होगा कि बेस रेट, बीपीएलआर का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेस रेट का होता है, एक एमसीएलआर का होता है, एक ईबीएलआर होता है ना? ऐसे एक एमडीआर भी होता है। एक बार यूपीएससी ने फिर सवाल किया था, नॉर्मल सा है ये। लेकिन हमें जो परीक्षा के लिहाज से कितना पढ़ना चाहिए उतना ही हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेलिंग में इनमें जाएँगे नहीं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग अगला हेडिंग आप लगा लें, बीएलआर एंड बी। सामने लिख इंट्रोड्यूस्ड 1000। तो संक्षेप में हो गया, पूरा लंबा चौड़ा लागू किया गया 2003। और इसका फुल फॉर्म कर लें, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट।
बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ऐसा एक टर्म है। कई बार इसको केवल पीएलआर भी बोलते हैं, राइट? और लगा दें, और प्राइम लेंडिंग रेट। इसको सिंपल में ये भी कहा जाता है, और नहीं तो पूरा नाम ये है इसका, ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने क्लास में ये कराया और खुदा न खास्ता उन्होंने ये पूछ लिया, आप कहोगे कि ये नहीं था नोट्स में, और इस तरह की बातें होती रहती है। जबकि ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो 100% क्लास नोट्स में से आ जाएगा। ऐसा होने लगे तो सारे टीचर्स मिलके लोगों को प्रॉपर राइस नहीं बना देंगे। कुछ तो रहता है ना, ईश्वर की भी कोई लीला होती है। तो ईश्वर को सब लोग भूल जाएँगे फिर तो। सारा काम हमारे कर्मों का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं इसलिए मेरे को सफल, ये अहंकार वाली बात होती है, ईगो की बात होती है। तो आप उस परम सत्ता पे विश्वास नहीं कर रहे हो, या उसके ऊपर वो भी कोई चीज़ है, उसको उसका खंडन कर रहे हो। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, और आप भी यही कहिए कि हम कोशिश करें। अब इसका मतलब क्या है? तो मैं पहले इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इट इज़ द लेंडिंग रेट टू बी it is the lending rate to be charged by the banks from their good borrowers। एक लिखने के लिए ये भाषा आती है, गुड बोरोवर। यूज दिस लैंग्वेज मोस्टली बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी, राइट? गुड बोरोवर्स। यह बैंकों द्वारा अपने अच्छे उधारकर्ताओं से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर है। बैंकों द्वारा अपने अच्छे उधारकर्ताओं, अच्छे उधारकर्ता का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं अच्छा उधार करता हूँ। आपके डेटा बोलते हैं, योर डेटा स्पीक्स आउट वेदर यू आर अ गुड बोरोवर और नॉट। आपका पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं कि आप पिछले 3 साल का बैंक स्टेटमेंट दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, आयकर का फॉर्म भरा है, तो वो बताइए। और आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह का पेमेंट टाइम पे किया कि नहीं। क्रेडिट स्कोर नाम सुना होगा आपने, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। क्रेडिट शब्द जो आता है, यहाँ तो साख साख कहते हैं इसे। आपकी अ, मतलब इमेज कैसी है, आपकी साख कैसी है, आपको ऋण दिया जा सकता है या नहीं। इसलिए कई बार ऋण को क्रेडिट भी कह देते हैं, क्योंकि वो आपकी साख पर चलता है। तो what's the point, what friends? Good borrowers are technically those people whose bank record is good and who are paying good income tax, they are having good properties, good track record of making payments timely। ये सब मिलके एक अच्छे उधारकर्ता का नोशन या आइडिया तैयार होता है। तो 2003 में इसको शुरू किया गया। शुरू क्यों हुआ? 2003 से पहले, बिफोर 2003, आरबीआई यूज्ड टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय द बैंक। जो भी बैंक ब्याज दर लेते थे उस पर आरबीआई का रेगुलेशन था। वो रेगुलेशन हटा दिया था 2003, और बैंकों को फ्री कर दिया कि आप अपनी ब्याज दर फिक्स। हर बैंक अब क्या करता है, अपनी बीपीएलआर बताता है। एवरी बैंक पब्लिशेस इट्स बीपीएलआर।
और एडवर्टाइजेज इट्स बीपीएलआर। मार्केट के अंदर वो थ्रो करता है कि हमारे पास अगर आप लोन लेने आओगे और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, गुड बोरोवर होगे, तो आपको ये रेट लगा। इसको हम कहते हैं बीपीएलआर या फिर पीएलआर। तो एक ये हुआ, अगला हेडिंग लगाइए, बेस रेट। इन सब की कोई हिंदी आधार दर और इस तरह की नहीं, टेक्निकल नाम है ये, इस तरह से फंक्शन बेस रेट सामने लिखे, इंट्रोड्यूस्ड 2010। और रिकमेंडेशन इसका जो किया था, रिकमेंडेड जिस दिया था, रिकमेंडेड बाय दीपक मोहंती, दीपक मोहंती कमेटी। बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम पीपल गाइड दिस। इंग्लिश आपको जान, दीपक मोहंती समिति, रिकमेंडेड बाय दीपक मोहंती कमेटी। पर्पज क्या था इसका? टू एंश्योर हेल्दी कॉम्पिटिशन। हिंदी लिख रहा हूँ मैं, आप धैर्य रखें। अमंग बैंक। तो इसका जो उद्देश्य था वो था बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित करना। बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित, बेस रेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें बैंकों को कहा गया कि आप एक रेट बनाओ जिस पर आपको थोड़ा प्रॉफिट मिले, और जो भी ब्याज आपको देना पड़ता है जमा करता हूँ को वो निकल जाए, प्रशासनिक कॉस्ट निकल जाए, ऐसी एक रेट बनाओ। तो banks were devised to calculate a rate which can recover interest rate which they pay to the depositors, administrative expenses, some profit margins, or if they are keeping some money with the RBI under CRR, then what is the negative margin on that money? क्योंकि आरबीआई जो सीआरआर पे पैसा जमा करता है उस पे ब्याज नहीं देता है, तो एक तरह से नेगेटिव रिटर्न मिलता है ना, क्योंकि आप जमाकर्ताओं से पैसा लेते हो तो उनको ब्याज देते हो, तो एक अमाउंट आरबीआई के पास जमा कराते हो तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर एक रेट बनाओ और उसका नाम होगा बेस रेट, और बेस रेट से नीचे आप अपनी बीपीएलआर नहीं कर सकते। मींस बैंक्स वर टोल्ड दैट दे शुड फर्स्ट कैलकुलेट बेस रेट, एंड वंस दे हैव कैलकुलेटेड बेस रेट, then they should not, you know, charge BPLR less than the base rate। अब मैं इसका मतलब आपको पूरा समझा देता हूँ कि कई बार ये जो कंपटीशन बढ़ा रहा है, बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित कर, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन। प्रतियोगिता स्वस्थ कैसे होती है? मतलब गलत तरीके से आप कंपटीशन ना करें, इस तरह से कंपटीशन ना करें जिसको हम कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो कंपटीशन शुड बी हेल्दी, नॉट कट थ्रोट। एंड मेनी a times what happens, जैसे आप कोचिंग में देख लो, in the area of coaching there are various coaching institutes,
दे आर चार्जिंग लोअर एंड लोअर फीस। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम फीस चार्ज करने लगते हैं कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए, और इसका परिणाम ये हो सकता है कि वो संस्था फेल हो सकती है, उसको नुकसान आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो सकती है, तो कॉम्पिटिशन हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ताकि फर्में समाप्त ना हो, बैंक से समाप्त ना हो। उनकी कॉस्ट निकले, कम से कम ये ब्याज दर तो रखनी चाहिए। तो बेस रेट का कॉन्सेप्ट यही है कि हेल्दी कंपटीशन को एंश्योर करना है, और बैंकों को बोला गया है कि वो एक रेट कैलकुलेट करेंगे, तो बेस रेट कहेंगे। तो चाहे तो हम लिख लेते हैं इसके नीचे, द बैंक्स वेर एडवाइज्ड टू कैलकुलेट कैलकुलेट a rate of interest a rate of interest which covers their average cost of funds apart from some other factors those called the base rate, the RBI instructed banks to determine PPLR not lower than not lower than the base rate। हिंदी में लिख रहा, बैंकों को ये सलाह दी गई कि वे एक ऐसी ब्याज दर दर की गणना करें अन्य कारकों के अलावा, करें कि अन्य कारकों के अलावा उन्हें कोषों की औसत लागत निकल आए। तो अंडरलाइन कर लें, कोषों की औसत लागत में से बेस रेट से बेस रेट कहा गया। रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि
बैंक अपनी बीपीएलआर को बेस रेट से नीचे नहीं रखे। ये कॉन्सेप्ट था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। आरबीआई ने कहा कि आपको एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है, जो भी पैसा लोग जमा कराते हैं वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कोषों की औसत लागत। और इफ यू सी इंग्लिश मीडियम, लाइक यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स ये लिखा हुआ है। दूसरे जो भी और भी कारक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको क्या आती है, ये सब के अलावा मेन एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स कितनी है आपकी, उसको ध्यान में रखना है और एक रेट निकाल के दिखानी है। मान लीजिए वो रेट अगर 8% निकल के आती है, तो बैंक अपनी बीपीएलआर जो उधारी की दर है उसकी एल आर को या तो 8% रखेगा या 8 से ज्यादा रखेगा। यानी आप यूँ कह सकते हो कि जो बीपीएलआर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीपीएलआर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 8%। अगर ये बेस रेट है तो, इफ दिस इज द बेस रेट, बट बेस रेट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस रेट वाज हैविंग सम प्रॉब्लम। कुछ टेक्निकल इश्यू इसमें आ रहा था कि आरबीआई जितना रेपो रेट कम करता था उतना रेपो रेट डाउन नहीं कर पाते थे बैंक इस कॉन्सेप्ट। तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट 2016 में शुरू किया गया, तो बोला गया एमसीएलआर। तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे एमसीएलआर। इस पर पीटी में प्रश्न आया हुआ है आपके, और मैंने बताता हूँ आपको अपना एक अनुभव। एमसीए इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। अब 2016 की पीटी का पेपर देखते हो तो उसमें इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें बता रखा है कि एक बैंक कैसे अपनी ब्याज दर तय करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी है ये, इस तरह का एक ऑप्शन। तो बस उतना ही वो पूछते हैं। तो आपको, आप अगर करंट को पढ़ते रहोगे, जैसे मैंने एसडीएफ रेट बताया आपको, अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है। 22 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और सवाल 22 की पीटी में भी नहीं था और 2023 की पीटी में भी नहीं था एसडीएफ रेट के। लेकिन एमसीएलआर 16 में आया अप्रैल में, और मई जून में जो भी एग्जाम हुआ था उसी में यूपीएससी ने पूछ लिया। तो कभी कभी यूपीएससी क्या करती है, बहुत क्विक पूछ ली, कभी 2 साल का गैप भी लगा देती है। जैसे मैंने आपको गूगल टैक्स पढ़ाया था, व्हेन आई वाज टीचिंग गूगल टैक्स, इफ यू रिमेम्बर माय क्लास ऑफ पब्लिक फाइनेंस, गूगल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री in 2016, but there was a question on this tax in the PT paper of 2018. So UPSC put up the question after 2 years, not in the same year. But this case shows what UPSC is quite quick in many times to put latest current affairs in the question paper. तो कई बार 2 साल का गैप भी लगा देती है, तो कई बार तुरंत भी पूछ, ऐसा फर्क आता है। तो आप उस केस में थोड़ा सा आपके लिए चुनौती है, यू आर हैविंग ए चैलेंज कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करूँ मैं। ऐसा एक मन में आपको आएगा कि कितने साल की करंट अफेयर्स पढूं, ऑफ हाउ मेनी इयर्स आई शुड स्टडी द करंट अफेयर इफ सच इज द सिचुएशन। आई कैन नॉट टेल यू दिस थिंग। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, जैसे एसडीएफ रेट है, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए उसे, क्योंकि यूपीएससी ने भी पूछा नहीं है, प्लस हमें समझना भी है उसे, बैंकिंग। ऐसे ही एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक सूचकांक होता है, अभी लिखे नहीं, मैं बातचीत कर रहा हूँ। एमपीआई, ये नाम सुना होगा, अभी पिछले दिनों अखबार में भी चर्चा में था एमपीआई, ग्लोबल एमपीआई। और हमारा जो नीति आयोग निकालता है वो भी एमपीआई निकालता है, उसके आगे एन लग जाता है, एनएमपीआई।
एक होता है जीएमपी, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, और एक ग्लोबल बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। राइट, ये 2010 में बना था ये। उस समय इसको जी करके नहीं बोला जाता था, केवल एमपीआई लिखते। अब कंपैरिजन के लिए हम इसको जीएमपीआई, और ये पीटी पेपर में आया था, पीटी में 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था 10 में। क्वेश्चन वाज पुट अप बाय द यूपीएससी इन 2013। So there is 3 years gap. So it becomes something like hodgepodge how to prepare for current affairs. So as a teacher, I'm just revealing the facts before you. You need to understand how you should customize your preparation according to the requirements of UP. Introduced in 2006. It is, तो इसका फुल फॉर्म कर लेते हैं, माफ करना, प्लीज फॉरगिव मी, एक्सट्रीमली सॉरी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड, सॉरी यहीं पे लिखिए, फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इसमें एम ई एल है, so I am writing for this under it मार्जिनल कॉस्ट। ये टेक्निकल है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, परीक्षा के हिसाब से वैल्यू नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अंडर इट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स इज यूज्ड एज a dominant factor for to determine the rate of interest or BPLR we charge from customer by the bank। अंडर इट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, इकोनॉमिक्स के टर्म है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। Under it, marginal cost of funds is used as a dominant factor to determine the rate of interest or BPLR to be charged from customers by the bank। के अंतर्गत बैंकों द्वारा PLR के निर्धारण में प्रधान कारक के रूप में
कोशों की सीमांत लागत। इसमें भी लिख लो आप फिर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। कोशों की सीमांत लागत का प्रयोग किया जाता है। बस थोड़ा पढ़िए, डिटेल ले लूंगा तो पूरी क्लास ही इसमें चल। एग्जामिनेशन की वैल्यू है नहीं, इतना कोई नहीं पूछता है। बेस रेट एवरेज कॉस्ट को देखती है, यानी कि औसत लागत को देखती है। एमसीएलआर सीमांत लागत को देखती है। फिर वैसे भी एमसीएलआर पे यूपीएससी क्वेश्चन कर चुका है। जहाँ क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ ज्यादा फोकस नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। यूपीएससी में सफलता उसी को मिलती है जो चयनात्मक अध्ययन। लोग बहुत बार पुराने सवाल देख देख के खुश होते रहते, ये अच्छा, ये मेरे से। तो तुम आगे कहाँ जा पा रहे हो? स्टूडेंट इज नॉट मूविंग अहेड। नेक्स्ट टाइम की जो एग्जाम होगी उसमें क्या होगा, पीछे के क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें। तो थोड़ी तैयारी को एडजस्ट करना होता है कि क्योंकि आपको सारा नहीं पढ़ सकते आप, कहीं न कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। और जिसको छोड़ना आता है वही यूपीएससी पकड़ सकता है। लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं, बट क्या पढ़ना नहीं है ये भी पता लगाना। कहाँ मुझे कम फ़ोकस देना, कहाँ मुझे ज़्यादा फ़ोकस देना। यूपीएससी एक आर्ट है, राइटिंग की भी आर्ट है, स्टडी की भी आर्ट है, और अपने आप को साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत करने की भी आर्ट है। ये आर्ट है सब जगह। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कामयाब जो आईएएस में हैं, वो आपको उतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते, उनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नज़र नहीं आती, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन उनका प्रेज़ेंटेशन, उनकी प्रोफ़ेशनलिज़्म अच्छी होगी, इस वज़ह से वो निकल जाते हैं। तो आप सिंपल ध्यान रखो कि एक में एवरेज कॉस्ट, एक में सीमांत लागत। और एक इशारा मैं आपको कर देता हूँ, वो मतलब ब्रॉडली व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट, राइट? कोई भी चीज़ आप नया प्रोड्यूस करते हो, जैसे मान लीजिए ये 10 मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और उसकी कुल लागत ₹1000 आ रही है। अब आप 1 मार्कर एक्स्ट्रा पैदा करते हो, यानी नया मार्कर एक लेके आते हो, तो उससे आपकी कुल कॉस्ट में क्या चेंज आ जाता है? मान लीजिए, मतलब हम ये कहें कि 100 मार्कर पैदा करने की कॉस्ट ₹1000 आ रही है। अब आप 101वाँ पैदा करते हो, 101वाँ, 1 एक्स्ट्रा लाते हो, तो इसमें कितना चेंज होता है? मान लीजिए ये ₹1090 हो, तो 1 एक्स्ट्रा पैदा करने की कॉस्ट क्या आई, मतलब पता लगाना हो आपको, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होगा? 90 का चेंज हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहलाएगी? 90। लेकिन कोई आपको कहे कि एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो 1090 में आपको 101 का भाग लगाना, एवरेज ऐसे निकल। अब इस बात को हम बैंकिंग में लेके आएँ, एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो जितने भी धन आपने पहले लिया, बाद में लिया, सबकी ब्याज दर निकालनी पड़ेगी। फिर उसका औसत क्या बनेगा? सारी ब्याज दरें उसमें आ जाएगी। लेकिन सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट में सारी ब्याज दरें नहीं आएगी। नया फंड आप कोई लेते हो, जैसे यहाँ पे नया मार्केट पैदा कर रहे हो, तो क्या चेंज हो रहा है? इससे नई जमाओं की बात हम कब करते हैं? जब रेपो रेट में चेंज, रेपो रेट इज़ हायर लोअर, उसके बाद की जो जमाएँ होती है, तभी तो उनको बोल पाओगे कि ये नई है कि क्या है। तो इस तरह से केवल नई जमाओं की ब्याज दरों को अगर आप ध्यान रखो, मार्जिनल कॉस्ट, और नई पुरानी सबको ध्यान रखो, एवरेज कॉस्ट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो बेस रेट एवरेज कॉस्ट बेस्ड है, और एमसीएलआर इज़ बेस्ड ऑन मार्जिनल। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। ईबीएलआर। प्रोड्यूस 2019। आरबीआई ने निर्देश दे दिए थे अक्टूबर वगैरह में।
और इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट रिकमेंड किसने किया था? रिकमेंड किया था जनक राज कमेटी। जनक राज कमेटी सलाह जो दी वो जनक राज समिति। ठीक है, क्या चीज है? अंडर इट बैंक्स कैन एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्मी बीपीएलआर के अंतर्गत बैंक कभी उपयोग बीपीएलआर के निर्धारण में कर सकते। किस किस का प्रयोग कर सकते हैं? बस लिखिए रेपो रेट यील्ड रेट ऑफ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कॉमन लिखिए 91 डे ट्रेजरी बिल रेट ऑफ 180 डेज ट्रेजरी यील्ड रेट बढ़ा रहा है ये। हिंदी में इसको कहते प्रतिफल की। आपने खेतों के मामले में सुना होगा यील्ड यील्ड रेट। आगे मैं कहीं पढ़ाऊंगा इसको, अभी आप टेंशन में तो रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रतिफल कितना मिल रहा है, ट्रेजरी बिल भी पढ़ाऊंगा आपको। तो आप ये मत सोचो कि ये क्या चीज आ गई या सर इसको इतनी ज्यादा डिटेल में बता रहे, या आप लिखो कि सर कृपया ये बताओ। सब मुझे पता है, क्या बताना है, किस जगह बताना है, ये है। अगर हम इलाहाबाद जा रहे हैं तो हम कानपुर क्यों उतरेंगे? कानपुर को देख लेंगे। तो वैसा ही मैं कर रहा हूँ, जब इनका नंबर आएगा आपको समझा दूंगा। प्रतिफल की दर है ना, ये बिलों पे ब्याज नहीं होता है, तो इसलिए यील्ड रेट निकालनी पड़ती है। डिस्काउंट पे मिल 100 रुपए का ट्रेजरी बिल 80 का मिल रहा है,
तो आपने बट्टे पे लिया ना, उसको 100 का है, 80 का मिल रहा है। लेकिन जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। 80 रुपए पर 20 रुपए की रिटर्न आ रही है। तो ब्याज नहीं कहते, यील्ड कहते हैं, ब्याज नाम नहीं है। तो 80 पर 20% कितना रिटर्न बना, ऐसे आप समझ लो अभी। मोर आई विल बी स्पीकिंग एट अ लेटर स्टेज। Yield rate I will be explaining particularly in one of my classes to be taken by me in future. I will also explain you what is treasury bill. So right now you need not bother about what is yield. Broadly, yield rate is return which you get on this treasury bill, और yield rate में belong to other documents also. जहाँ पे भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा। तो इनमें से किसी को चूज कर सकता है सेंट्रल बैंक। इनको रेपो रेट आरबीआई तय करता है। इट इज डिटरमिन्ड बाय आरबीआई, सो इट इज नॉट इंटरनल बेंचमार्क, आंतरिक नहीं है, ये बाह्य है। इनका भी ट्रेड होता है, ये सेल होते हैं, तो ये बाहर से है। बैंक इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं कि बैंक ट्रेजरी बिल निकालते हो, बैंक खरीद लेते हैं, वो एक अलग बात है। ये सब बाहर के हैं। इनमें से किसी एक को यूज करके बैंक अपना ब्याज तय करता हो। जैसे रेपो रेट मैंने आपको बताई 6.5% है, इस पर एक मार्जिन बना लें कि 6.5% पर मैं 3% ऐड करके लूंगा, ऐसा। तो जब रेपो रेट ऊपर नीचे होगी तो वो भी ऊपर नीचे होगी, राइट। तो इस तरह से ये चलता है। और ये एक्सटर्नल बेंचमार्क्स कहलाते हैं एक तरह से। एक मिनट। एक्सटर्नल बेंचमार्क, रेपो रेट, 91 दिनों के ट्रेजरी बिलों का क्या कहते हैं, यील्ड रेट, है ना, इस तरह से है। एक जगह हमने जनक राज कमेटी लिखा था, वो देखना है। पीपीएलआर से हमने शुरू किया इसे। के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये रहा, यही है जनक राज कमेटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तीन, ज्यादातर बैंक आजकल ये इस्तेमाल कर रहे हैं रेपो रेट का, इसका ज्यादा यूज हो रहा है। इसीलिए एक वर्ड आपने सुना होगा, RLLR, रेपो लिंक्ड, रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट। ये अखबारों में आपने देखा होगा ये वर्ड। रेप अलग से लिख लो साइड में, ये रेपो से जोड़ने की वजह से मैं लिख रहा हूँ। जो बैंक रेपो से जोड़ देते हैं तो वो ऐसा वर्ड बोलने लग जाते हैं, RLLR, रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग, ठीक है। तो हम लोग को एक हमने पढ़ा था बीपीएलआर, एक हमने देखा बेस रेट। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कहीं कोई बेस रेट के बाद एमसीएलआर, राइट, और इसके बाद हम ईबीएलआर। कस्टमर से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, बीपीएलआर, बेस रेट, ईबीएलआर। तो ये रेट्स भी हमारे पूरे हो चुके हैं। और जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से वसूलता है वो कंप्लीट हो गए, और ये भी कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन एक टर्म आपने सुना होगा एमडीआर, जिसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल किया था एक बार, तो उसको भी लिख लो आप। तो इसके बाद अगला हेडिंग लगा दो आप, एमडीआर।
तो इसका फुल फॉर्म कर लीजिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के also known as TDR का फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट। क्या मतलब है इसका? इट इज फीस टू बी चार्ज टू merchants for processing of is fees to be charged to merchants from processing of debit oblique credit card payments by banks oblique payment processing company। तो मर्चेंट्स से वसूलता है बैंक या फिर जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी। जैसे आप कहीं एडमिशन ले रहे हो और फीस जमा करा रहे हो कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो उस वो प्रोसेसिंग जो होता है उसकी चार्ज लेता है बैंक या प्रोसेसिंग करने वाली जो कंपनी होती है वो मर्चेंट से लेती है। और मर्चेंट क्या करता है वो आपके ऊपर डाल डाल देता है कई बार। जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स व्यापारी उद्योगपति सेवा प्रदाता इनको जमा कराने हैं। डायरेक्ट जो सरकार के प्रति जवाबदेही जमा कराने की भार वहन करने की बात नहीं कह रहा। भार तो हम लोग वहन करते हैं, लेकिन कानूनन रूप से डिपॉजिट कराने की जो लाइबिलिटी है, लीगली द लाइबिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग इनडायरेक्ट टैक्स is with whom, like sellers of goods, producers of goods, service providers, and so on. But what they do, they try to transfer tax on us. जब सामान बेचते हैं तो हमारे ऊपर उस टैक्स को डालने की कोशिश। इसी में फिर व्यापारी कहता है कि आपको देना पड़ेगा, राइट? तो हिंदी रूपांतरण करते हैं इसका अगले पेज। यह है एक शुल्क है जो बैंकों ओब्लिक पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी के ओब्लिक के पीछे कंपनियों द्वारा डेबिट ओब्लिक क्रेडिट कार्डों की पेमेंट प्रोसेस के
के लिए व्यापारियों, विक्रेताओं, आदि पर लगाया जाता है। तो ये एमडीआर हम बोलेंगे या टीडीआर बोलेंगे। ऑल्सो नॉन एज का मतलब ऐसा भी जाना जाता है, टीडीआर जैसा भी जाना जाता है, एमडीआर या टीडीआर। ये भी यूपीएससी पीटी परीक्षा में पूछ चुकी है। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी रेट आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ इसको भी करवा दिया। तो ये समाप्त हो चुके हैं, रेट से सारे खत्म हो गए। बैंक वर्सेज कस्टमर्स और आरबीआई वर्सेज बैंक्स दोनों समाप्त करा चुका हूँ मैं। और हमारा जो हेडिंग था जिसके तहत हम नोट्स बना रहे हैं, वो रेट्स और रेशियोज था। तो जो मेरा अगला टॉपिक है वो अनुपात पे जाएगा। CRR आपने नाम सुना होगा, SLR आपने नाम सुना होगा, तो वो अनुपातों को अब हमें लेना है। क्रम आप वही मेंटेन कर सकते हो जैसा चल रहा है 1 2 3 आपने जो नोट्स में बना रखा है। और हेडिंग हमारा ऊपर पहले लग चुका है, रेट्स एंड रेशियो। इसी के अंदर आप क्रम बढ़ा लो। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है आर बहुत ध्यान से, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, नकद कोषानुपात। या नकद आरक्षण अनुपात। जो भी आप बोले, अब इसकी परिभाषा में लिखूं। बैंक्स आर required banks are required to keep a certain ratio of their NDTL। ये मैं समझाऊंगा अभी आप। Please do not go for making full form। Banks are required to keep a certain ratio of their NDTL in the form of cash with the RBI। This is called CRR। This is called as the CRR। हिंदी, बैंकों को अपने, यहाँ हिंदी नहीं हो पाएगी, ये मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा और एक यूपी सवाल भी सोच। बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना होता है। CRR के
तो बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक भाग, जो भी भाग होगा, जिसे भी सीआरआर 4.5%, तो एनडीटीएल अगर 100 रुपए है तो 4.5 रुपए कैश के रूप आरबीआई के पास रखना होगा। तो ये जो कैश, ये जो अनुपात है 4.5%, दिस इज कॉल्ड सीआरआर। राइट नाउ सीआरआर इज 4.5%. So if a bank is having NDTL value of rupees 100, the bank is to keep rupees 4.5 with the RBI as cash. This is called CR. Change the paragraph, then further write. If CRR is reduced, if CRR is reduced, then the capacity of credit creation. If CRR is reduced, then the capacity of credit creation of bank increases. This is called credit expansion. यदि सीआरआर को कम किया जाता है तो बैंकों की साख सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स लोन क्रिएशन। इफ बैंक्स आर गिविंग लोन्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक जो उधार देते हैं, ये साख सृजन कहते हैं इसको। सीआरआर नीचे होने से क्या होगा? यदि सीआरआर को कम किया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता बढ़ जाती है। इसे साख विस्तार कहते हैं। मतलब क्रेडिट एक्सपांशन जो मैंने यहाँ पे लिखा, हिंदी क्या है इसकी? इसे साख विस्तार कहते हैं। अगर सीआरआर को कम करोगे, बैंकों को कम कैश रखना पड़ेगा, तो ज्यादा उधार दे पाएंगे, साख सृजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लोन देने को साख सृजन भी कहते। उल्टा करते हैं, इफ सीआरआर इज increased, then capacity of credit creation of banks gets reduced. This is called as credit fees, as double E credits
ऑब्लिक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। यदि सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है। साख संकुल साख संकुल तो नोट्स लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन द प्रेजेंट सीआरआर 4.5%। हिंदी इंग्लिश दोनों अपर लिमिट दोनों कॉमनली लिखिए। अपर लिमिट 15%, लोअर लिमिट 3%। कवर करिए इसे। यहाँ पे लिखिए रिमूव्ड थाउजेंड। पहले सीआरआर का अपर लिमिट 15 हो सकता था और लोअर लिमिट 3% हो सकता, लेकिन ये लिमिट्स हट चुके हैं और प्रेजेंट में सीआरआर कितना है 4.5%। ये राइटिंग मैंने कर दी जो होनी चाहिए। अब इसमें एनडीटीएल और इस तरह के शब्द जो आ रहे हैं उनको हम समझना चाहेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में अगर जगह कम हो तो अगले पेज पे चल जाए। कम से कम आधे पेज की आवश्यकता पड़ेगी और यू शुड यूज द पेपर मीन्स नोटबुक ऑफ यू इन हॉरिजॉन्टल मैनर, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है उस और एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे एनडीटीए। लेट मी डू फर्स्ट नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी शब्द से आप वाकिफ हो, पब्लिक फाइनेंस में बताया था लाइबिलिटी। एनडीटीएल शब्द वो समझ रहे हैं हम लोग क्या है ये। हिंदी में नेट तो जैसे निवल बोलते हैं, मांग और समय देयता है, ठीक है। ये जो वर्ड है लाइबिलिटीज, ये देयता है बैंक के ऊपर। ये बेसिकली क्या है, जनता की जमाएं हैं, पब्लिक डिपॉजिट। जनता जो पैसा जमा कराती वो जनता के लिए एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, वापस देना है उसको। तो ये इशारा कर रहा है जनता की जमाओं की। अब इसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। दो भाग करिए, मतलब इसके अंदर दो आ रही है ना, तो आप दो करिए। एक लिखिए डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन चलेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स
और यहाँ पे टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स को हिंदी में कहेंगे समय जमाएं। दोनों में फर्क क्या होता है? दो तरह की जमाएं होती है, एक मांग जमा होती है, एक समय जमा होती है। एनी डिपॉजिट विच यू कैन टेक बैक ऑन डिमांड, जब भी आप मांग करोगे वो वापस ले सकते हो, उन जमाओं को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो आप ऐसे लिखेंगे, पे पेएबल ऑन डिमांड, मांगने पर दे। पेएबल ऑन डिमांड। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं मांगने पर दे, पेएबल ऑन डिमांड, मांगने पर दे। ये मांगने पर दे नहीं होती, ये समय पूरा होने पर दे होती। नॉट पेएबल ऑन डिमांड मतलब डिमांड पे नहीं मिलेगी, ये टाइम पूरा होने पर। मैं इसे लिख देता हूँ, पेएबल आफ्टर अ टाइम पीरियड, एक समय अवधि के बाद पे होगी। आफ्टर, सॉरी माफ करें, आफ्टर। वो बोलने पे और चीजों को आगे बढ़ाने पे ध्यान रहता है, इसलिए एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो सकता है। आप भी समझेंगे, आप करेक्शन कर लिया करो। टाइम डिपॉजिट्स पेबल आफ्टर अ टाइम पीरियड और पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। इधर आते हैं पहले, मांगने पर देय जमाएं जो होती है, दो खातों के नाम आपने सुने होंगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये दो खाते ऐसे होते हैं कि आप उन जब पैसा निकालना चाहो तब निकाल पाते हो, इसलिए इनको कई बार क्या बोल देते हैं, कासा डिपॉजिट। तो आप इधर साइड में कासा डिपॉजिट, कभी कभी ये नाम आता है कासा। तो कासा का मतलब, सीए का मतलब करंट अकाउंट, एस से मीन्स सेविंग अकाउंट। So if you are depositing money into either of these two accounts, you can withdraw the money on demand। चेक लिख सकते हो, किसी को चेक दे सकते हो, बैंक ड्राफ्ट बना सकते हो, एटीएम मशीन पे जाके निकाल सकते हो, ये मांगने पर दे। लेकिन करंट अकाउंट ज़्यादा लिक्विड होता है सेविंग अकाउंट की तुलना, क्योंकि आप बार बार लेन देन करोगे तो बैंक रोक लगा सकते, वो कहेंगे आप बिजनेस कर रहे हो, सेविंग नहीं कर रहे। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा एट ए लेटर स्टेज। चलिए, जो टाइम डिपॉजिट्स होती है वो मांगने पर मिलती है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, जैसे कि एफडी आदि। एक आरडी भी होती है, यू कैन से एफडी इटसेट्रा, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह इसमें आते हैं। एक आरडी भी होती है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना, एक ही जमा को बार बार करते हो, आवृत्ति जमा कहते हैं। जैसे एक आदमी 3 साल की आरडी करवाता है, तो वो आदमी क्या करता है, एक ही अमाउंट हर महीने जमा करता है, एक एक हजार, एक एक हजार, लेकिन वो 3 साल से पहले नहीं निकाल सकता, जो टाइम है उसका। और अगर टाइम को तोड़ोगे आप तो पेनाल्टी वगैरह लग जाएंगे। इनकी मूल नेचर क्या है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो भाग करेंगे इस जगह। कासा तो किस अकाउंट में रहती है उस हिसाब से बताया, बाकी मैं दो डिवीजन कर रहा हूँ। क्रिएटेड बाय द पब्लिक, क्रिएटेड बाय द पब्लिक, समझाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करें। जनता द्वारा निर्मित, क्रिएटेड बाय द पब्लिक, क्रिएटेड बाय द बैंक,
अब दा वगैरह नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं है। चलो, क्रिएटेड बाय बैंक फॉर द पब्लिक। जनता द्वारा पैदा करना, और बैंक कर रहा है क्रिएटेड बाय बैंक फॉर द पब्लिक। ये जमा खुद बैंक पब्लिक के लिए कर रहा है। एक हम जाके जमा कराते हैं बैंक में, मैं अपने अकाउंट में जमा कराऊं, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिएटेड बाय द पब्लिक। अपने अकाउंट में, कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जमा करा, बचत खाते में, चालू खाते में, तो मैं कहाँ पे आऊंगा? इस जगह पे। लेकिन बैंक भी मेरे लिए जमाएं कर सकता, तो वो क्यों करेगा? तो किस लिए करेगा? यही सीआरआर का असली राज यहाँ पे छिपा हुआ है। तो बैंक क्रिएटेड बाय बैंक फॉर द पब्लिक कब, किस समय करेगा? लोन लोन देगा जब, तो लोन देते समय, हिंदी भी लिख दी, लोन देते समय, एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन। जब बैंक लोन देते हैं तो कैश नहीं देते, अकाउंट उनका खोल लेते हैं, लोन अकाउंट, उसमें जमा दिखाते हैं। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से ये क्या है, ये डिपॉजिट्स का सिस्टम समझाया, एनडीटी का सिस्टम समझाया। जो लोन देते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज किसी व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को 100 रुपए का लोन देना, तो इसका अकाउंट खोल देंगे और उसमें 100 रुपए की डिपॉजिट दिखा देंगे। जैसे लोन पास किया, ये 100 रुपए कैश नहीं देंगे, 100 रुपए की एक लोन अकाउंट बना देंगे और उसको चेक बुक, पासबुक वगैरह दे देंगे, उसको कहेंगे कि आप ट्रांजेक्शन करें। ये लोन क्रिएशन, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जब लोन देते हैं, यही क्या कहलाता है? क्रेडिट क्रिएशन। बैंक्स लोन खाते खोल के क्या करते हैं? साख सृजन करते हैं। साख सृजन का मतलब समझा रहा हूं। लोन देकर साख सृजन करते हैं, उनके खाते में जमा जैसा दिखा देते हैं और वो लेन देन कर पाते हैं। ये चीज है। तो इस तरह से ये एनडीटीएल को आप समझ, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सीआरआर सपोज 10%, राइट? सीआरआर इज 10%, राइट? अब टोटल एनडीटीएल देखते हैं इसमें। एनडीटीएल के लिए मान के चलते हैं, सपोज क्रिएटेड बाय द पब्लिक, कोई भी जमा नहीं है, जीरो है, एफडी जीरो है। लेकिन ये बैंक एक आदमी को 100 रुपए का लोन देता है। अब आपको कहे कि एनडीटीएल निकालिए, तो 0 + 100 + 0, तो एनडीटीएल कितना हुआ? 100 रुपए। तो ऐसा होने के बाद आरबीआई के पास कितना कैश रखना है? 10 रुपए। सीआरआर 10% है, एनडीटीएल 100 रुपए है, 100 रुपए का लोन दिया। So how much money in the form of cash is to be kept by bank with the RBI? Rupees 10, and he has given loan of how much amount? Rupees 100. So there is a multiplier concept. Only by rupees 10 the bank is able to create liquidity of rupees 100. 100 रुपए की लिक्विडिटी पैदा कर देता है, राइट? 10 रुपए से 100 रुपए की लिक्विडिटी पैदा। अगर आप सीआरआर को 5% कर देते हैं, इफ सीआरआर इज 5%, तो यही 10 रुपए से वो 200 रुपए का
₹200 की लिक्विडिटी पैदा कर देगा। यानी अगर उसने पहले ₹100 का लोन दे रखा है, ए नाम के आदमी को, तो वो बी नाम का एक आदमी और ढूँढेगा और उसे ₹100 का लोन दे देगा। ये 200 आ जाएँगे। Same 10 rupees are now doing what? Creating the liquidity of rupees 200. 20 गुना में 10 रुपए से 20 गुना लिक्विडिटी क्रिएट कर। सीआरआर को जब भी आप थोड़ा कम करोगे तो मल्टीप्लायर वे में कई गुने लिक्विडिटी बढ़ जाएगी आपकी इकोनॉमी की। और एक कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर, जिसमें मल्टीप्लायर यानी गुणक की वैल्यू निकलती है। यहाँ पर सीआरआर 10% है तो उसका एक सूत्र होता है, अगर आप मल्टीप्लायर निकालें, इस मल्टीप्लायर को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर, और केवल सीआरआर हो अगर, तो ये इसकी वैल्यू होगी 1/सीआरआर। अभी के केस में सीआरआर कितना है? 10%। ये मानते हुए कि एसएलआर नहीं है और कोई अनुपात नहीं है, केवल सीआरआर है, तो 1/10% मीन्स 1/0.10 बराबर 20। हर एक 10 रुपया 5 रुपया कुछ भी रखेंगे, वो 20 गुना ज्यादा लिक्विडिटी को क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप सीआरआर को बढ़ा दें 10% की जगह 20% कर, तो ये सूत्र हो जाएगा 1/20% मीन्स 1/0.2 इक्वल टू 5। मल्टीप्लायर 5 का रह जाएगा, तो हर एक 10 रुपया ये 50 रुपए की लिक्विडिटी जनरेट कर पाएगा। और ऐसे आप समझ लो, तो सीआरआर को हम कम करते हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ती है, मल्टीप्लायर वे में बढ़ती है। और अगर हम सीआरआर को बढ़ा देते हैं तो मल्टीप्लायर वे में लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर ये आपको ध्यान रहे मल्टीप्लायर का, तो आप एक्स्ट्रा मन में रखो, नहीं तो इतने से काम चला सकते हो कि सीआरआर अगर कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, बैंक्स ज्यादा मात्रा में लोन दे पाएंगे। और अगर सीआरआर कम होगा तो ज्यादा लोन दे पाएंगे, और ज्यादा होगा तो कम मात्रा में लोन। इस तरह से आप इसको देखें, तो ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। मैं एक्स्ट्रा बताया आपको, अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन पुराने पेपर देखते हो तो मल्टीप्लायर पे सवाल आया हुआ है। तो मैं डिस्कस तो करूंगा आपसे इसको, लेकिन थोड़ा माइंड आप भी लगा लोगे तो ये हो जाएगा। केवल सीआरआर अगर बैंकों को रखना है तो 1/सीआरआर एक सूत्र बन जाएगा। फिर एसएलआर पढ़ेंगे हम, तो इस सूत्र में चेंज हो जाएगा, 1/सीआरआर प्लस एसएलआर हो जाएगा। ऐसे चलता है ये। और यूपीएससी ने एक सवाल किया था कि अगर लोगों में बैंकिंग आदत अच्छी हो जाती है तो मल्टीप्लायर पे क्या असर पड़ेगा? तो इस बात को भी मैं समझा दूंगा आपको। 2 बार यूपीएससी पीटी में आ चुका है, थोड़ा क्लिष्ट है बट अब आ चुका है तो डिस्कस मैं कर दूंगा आपसे। और आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ये तो सूत्र याद रखिए तो आराम से होगा। अब दोस्तों ये मल्टीप्लायर को हम देख लेंगे बाद में, थोड़ा मैंने आपको बता दिया। ये जो एनडीटीएल वगैरह आपके सामने, तो इस पर बेस्ड एक प्रश्न यूपीएससी ने किया था, वो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। प्रश्न था, स्टडी द फॉलोइंग। ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं सवाल की बेसिक फॉर्मेट लिख रहा हूँ, स्टडी द फॉलोइंग, निम्न का अध्ययन कीजिए। आप ध्यान देना है आपको, बार बार तो ये कहने की नौबत नहीं आनी। आप अपने भाग्य विधाता हैं। तो इसमें उन्होंने जैसे कि फर्स्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एक में लिखा उन्होंने सपोज करेंसी,
लिखे तो यही थे, ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा लिखा उन्होंने सेविंग डिपॉजिट, ध्यान देते जाना। तीसरा लिखा डिमांड डिपॉजिट। चौथा लिखा टाइम डिपॉजिट। अच्छा सवाल था, इस बातचीत करता हूँ उसको। निम्न का अध्ययन कीजिए। करेंसी, करेंसी में कौन आता है? ये तो आपको पता ही है, बैंक नोट और सिक्के आते हैं। करेंसी, सेविंग डिपॉजिट यानी बचत जमा, मांग जमा, समय जमा। फिर उन्होंने सवाल को ऐसे दिया, सेट द order of descending order of set the descending order of the above items on the basis of liquidity। हिंदी में लिख रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त उपर्युक्त का उपर्युक्त आइटम्स यानी कि उपर्युक्त मदों का उतरता क्रम तरलता के आधार पर निर्धारित की। ऑप्शन दिए थे, कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी ये ऊपर कर रहा हूँ। उपर्युक्त मदों का उतरता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर तरलता के हिसाब से सेट करना है, आप ऐसे देखो। उन्होंने ऑप्शन दिए जैसे कि ऐसे समझ लो आप, ऑप्शन ए है जिसमें उन्होंने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, माना कि बी लिया, उसमें 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2 दिया, फिर 4 दिया। सी में क्या किया, 4 पहले लिखा, फिर 1 2 3 कर दिया। डी में ऐसे ही कुछ कुछ मान लो। आपको तरलता यानी तरलता का मतलब होता है कि कितना फास्ट बिना किसी नुकसान के आप लेन-देन कर सकते हो, जल्दी से जल्दी बिना कोई नुकसान। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हो तो एमडीआर लग जाता है ना, तो नुकसान हो गया, लेन-देन तो हो गया। और उतना आसान भी नहीं हुआ क्योंकि आपने कार्ड को पुश करना पड़ा। कई बार सिग्नल काम नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे यार कार्ड से पेमेंट करना उतना अच्छा नहीं है, ऐसे समझो आप। सबसे ज़्यादा इस हिसाब से लिक्विडिटी किसमें? करेंसी के अंदर, ठीक है? और सबसे कम लिक्विडिटी इन सब में टाइम डिपॉजिट के अंदर है, क्योंकि समय पूरा होने पर ही मिलेगी वो। तो 1 और 4 तो पहले देख लो आप कि 1 और 4 कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं लास्ट में। 1 और 4 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। इसका मतलब इनको तो हम खारिज कर सकते हैं। अब 2 बचे, अब इसमें आप देखिए, यूपीएससी ने एक दिमाग लगाया, सेविंग डिपॉजिट भी डिमांड डिपॉजिट का ही पार्ट होती है, जो मैंने अभी कासा डिपॉजिट आपको बताया। इसमें 2 आते हैं डिमांड डिपॉजिट में, सेविंग और करंट अकाउंट की, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, सेविंग को अलग कर दिया। इसका मतलब इसमें करंट अकाउंट की डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट ज़्यादा लिक्विड माना जाता है क्योंकि उसमें कितना भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, बिना लिमिट के कर सकते हो, बैंक आपको रोक नहीं सकता। So in demand deposit includes both technically saving and current, but UPSC did what?
they showed separately saving deposits. Then you are to apply your mind कि in demand deposits then only current account deposits are there because saving deposits are separately shown by the UPS. And you have to apply slightly more mind about out of the two saving और current में सबसे ज्यादा liquid कौन है? Current वाली है. तो करंट तो इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन सेविंग को अलग कर दिया तो ये डिमांड डिपॉजिट में करंट है. इसका मतलब तीसरे का ये होगा. और करंट के बाद सेविंग सबसे ज्यादा लिक्विड है, इसके बाद तो 2 और 4 का मतलब टाइम डिपॉजिट सबसे कम लिक्विड टाइम डिपॉजिट है, तो 1, 3, 2, 4 की सही मानी जाए. थोड़ा मनन करें आप इस पे कि तरलता के हिसाब से क्रम सेट करना है, सबसे टॉप वाले को ऊपर रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ. और रही बात मल्टीप्लायर की, थोड़ा आप इसको देखना. मैं छुट्टी पे रहूंगा जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया शुरुआत में कल, और फिर कल के बाद वाली जो अगली क्लास है में हम मुलाकात करते हैं. शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा.